आज हमारे बीच हैं रजत वार्ष्णेय और साथ में अंकिता गुप्ता। आप दोनों पेशे से डेंटिस्ट हैं। सबसे पहले रजत, आपसे शुरू करूंगा। बताएं कि ये दांतों की तरफ कब और कैसे गए? एक्चुअली मुझे दांतों में गए हुए या डेंटिस्ट में गए हुए 19 साल हो गए हैं। और मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक़ था और धीरे धीरे ये जो मेरा शौक़ था ये मुझे डेंटिस्ट्री की तरफ ले गया और तभी से मैं इस डेंटिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा बोलते हैं कि यू शुड लव व्हाट यू वर्क एंड यू शुड वर्क व्हाट यू लव, तो मुझे मेरे डेंटिस्ट्री से काफ़ी लगाव है। तो मैं काफ़ी पैशन से अपना काम जो है वो करता रहा हूँ पिछले 19 सालों से। अंकिता, आप कब डेंटिस्ट बनी और क्यों बनी? मेरे तो मुझे कहना चाहिए मेरी फैमिली हिस्ट्री डेंटिस्ट्री से ही रिलेटेड है। मेरे फोर फादर्स, मतलब मेरे दादाजी के जो फादर थे वो भी डेंटिस्ट थे। फिर उन्होंने ये पास ऑन मेरे दादाजी को किया। फिर उनके मतलब मेरे अंकल वो भी डेंटिस्ट हैं। फिर उनके बाद फिर मैंने भी यही डेंटिस्ट्री ऑप्ट किया। तो मतलब मेरी फैमिली में ये रन करता हुआ आ रहा है। ये देख के फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी यही करना चाहिए। इन लोगों के तो खून में पेशा होता है, आपके दांतों में पेशा। बिल्कुल। ये बताएं कि आप दोनों की मुलाकात सबसे पहले कब और कैसे हुई? सर, हम लोगों की प्योरली अरेंज मैरिज है। और इस बात का दुख है या खुशी? खुशी है। नहीं, आज तो खुशी है इस बात की। तो 8 साल पहले की जो ये थी उसके आज तो हमें इस बात की खुशी है। तो हम लोग सबसे पहले मिले थे 14 अगस्त 2012 को। और आप यकीन नहीं मानेंगे आज़ादी के एक दिन पहले। जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसके पहले हम लोगों की फ़ोन पे सिर्फ एक ही बार बात हुई थी और वो भी मुश्किल से 5 मिनट के लिए हुई होगी। और 2012 14 अगस्त को जब हम मिले तो सुबह ये अपनी फैमिली के साथ में आई थी। घंटा भर हमने साथ में बिताया और उस घंटे भर के बाद में हम लोगों का जो सेरेमनी होनी थी वो हो गई और ये रात को वापस भी अपने घर चली गई। तो मतलब कुल मिला के हम लोगों का जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ 1 घंटे की जो मुलाकात थी उसी ने ही हमारी डेस्टिनी जो थी वो डिसाइड कर दी कि, और उसका नतीजा ये है कि आज हम साथ में हैं। मतलब 1 घंटे में रजत आप कैसे शहीद हो गए? क्या कुछ खास घटा हो उस 1 घंटे में? अगले दिन 15 अगस्त। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमारे नसीब में होती हैं और जो होना जिनका निश्चित होता है। तो ये बॉन्डिंग भी शायद उन्हीं में से एक है और ये सब शायद लिखा हुआ था कि होना है तो ये हो गया और अच्छा ही हुआ मेरे हिसाब से। इंशाल्लाह जो भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। अंकिता, ये बताएं कि एक ही प्रोफेशन के लोग जब पति पत्नी बनते हैं तो ऐसी एक कहावत है समाज में कि वो ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी एक दूसरे को आसानी से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाती है। ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ? बिल्कुल सच है। और मुझे लगता है कि मैं इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही हूँ वो डॉक्टर रजत का काफ़ी सपोर्ट है उसमें। उन्होंने हर प्रॉब्लम में, हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है, हमेशा मुझे मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कपल जब हम सेम प्रोफेशन में रहते हैं तो हमारी कंपैटिबिलिटी भी अच्छी रहती है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे टाइमिंग्स कहाँ सेट हो रहे हैं, हम कहाँ पीछे जा रहे हैं, हम कहाँ आगे जा रहे हैं, एक दूसरे को हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमें सेम प्रोफेशन में रह के कभी ये तो नहीं होता कि ये दांत आप निकाल लीजिए, मैं निकालूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम दोनों का म्यूचुअल है जो हम दोनों एक साथ करते हैं जो भी है। रजत, ये बताएं कि डेंटिस्ट्री में आने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आए इस प्रोफेशन में, ख़ास तौर पर जब पति पत्नी एक ही प्रोफेशन में हो तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करती थीं? चैलेंजेस में ऐसा होता है जब घर में नया मेहमान आने वाला होता है, बच्चा आने वाला होता है, उस समय थोड़ा सा तकलीफ़ रहती है क्योंकि आप दोनों एक ही जगह पे, आपका वर्क प्लेस एक है और फिर बिकॉज ऑफ चाइल्ड जो होता है तो वो थोड़ा सा ब्रेक एक लेना पड़ता है। तो वो एक चैलेंज रहता है, लेकिन वो थोड़े समय का रहता है और अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे तो हम उसको कोप अप भी कर पाते हैं और भगवान की दया से अभी तक हमें विशेष ऐसी कोई तकलीफ़ आई नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले 1.5 साल का जो समय रहा है, कोविड का टाइम पीरियड, वो डेंटिस्ट्री के लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा है और उसमें हम दोनों ने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए क्योंकि डेंटिस्ट के लिए कोविड जो है वो काफ़ी रिस्क प्रोफेशन हो जाता है। तो उसमें हमारे को काफ़ी रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि हम डायरेक्टली पेशेंट के मुंह में ही काम कर रहे हैं।
हालांकि हम सारी जो हैं तरीके जितने भी हैं एहतियात के वो सभी बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम दोनों ही उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो हम दोनों ही उस रिस्क में इन्वॉल्व हैं। तो अगर एक ही जना होता तो रिस्क आधी रहती है, लेकिन चूंकि दोनों ही इन्वॉल्व हैं तो रिस्क डबल हो जाती है। और घर में हमारे दोनों ही तरह के एज ग्रुप हैं, 60+ भी और छोटे बच्चे भी जो कि रिस्की एज ग्रुप में आते हैं। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है कि हम दोनों को ही क्लिनिक से वापस घर जाना है, हम दोनों ही कहीं इन्फेक्शन तो घर नहीं ले जा रहे हैं, वो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन अभी तक भगवान ने और सभी की लोगों की दुआ ने हमें साथ दिया है, तो सभी कुछ अच्छे से हो रहा है। अंकिता, ये बताएं कि चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि किसी दंपति के जो उसका दाम्पत्य जीवन है उनको मजबूत करती है, जिनका होना किसी कपल के लिए सच में अनिवार्य होता है और जो आप दोनों के बीच में है या होनी चाहिए? एक तो हम दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि हाँ कि हम कुछ बोलें या ना बोलें इस बारे में। लेकिन हाँ, दूसरी चीज़ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है हमेशा, उन्होंने हमेशा मेरा बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में। मेरी मदर इन लॉ ने हमेशा, मतलब मेरा एक तो होता है जब हम एक एज अ मदर बच्चे को पीछे छोड़ना, उसको फिर मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छे से केयर करते हैं सब, तो इन सब चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। तो मैं एज अ डॉक्टर फ्री रहती हूँ, अपने प्रोफेशन के साथ आगे बढ़ सकती हूँ। तो मैं ज़रूर ये कहूँगी, हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली दोनों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत रहा है, तो इसीलिए मैं इस प्रोफेशन में थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। रजत, इसी का उल्टा सवाल मैं पूछता हूँ, किसी भी दंपति के बीच में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनके बीच में विवाद हो सकता है या संबंध में थोड़ी सी खटास आ सकती है, जिनसे बचना चाहिए? मेरे हिसाब से ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकती हैं और प्रोफेशनल लेवल पे भी हो सकती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब दोनों ही हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं तो कई बार उनके अंदर प्रोफेशनल राइवलरीज या प्रोफेशनल कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं कि भाई मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज़ सही है और आप क्यों ये चीज़ नहीं मान रहे हैं। तो इसमें आपकी चलती है या अंकिता की? देखिए, सच बताइए। खुशहाल जीवन के लिए तो वुमेन इज ऑलवेज राइट। ऐसा लोग कहते हैं, पाए जाते हैं, प्रैक्टिकली करते हुए नहीं पाए जाते। नहीं, जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं वो सही कह गए हैं और कुछ ना कुछ सोच समझ के ही कह गए हैं, तो हमें वो बात चीज़ माननी चाहिए। लेकिन फिर हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसका एक आसान तरीका ये भी बना रखा है कि हम लोगों ने अपने जो वर्किंग आवर्स हैं वो थोड़े अलग रख रखे हैं कि दोनों का आपस में ज़्यादा टकराव ना हो और ज़्यादा उसमें कोई कन्फ्यूजन्स ना हो। तो हम कोशिश करते हैं कि हम दोनों ही रहें वहाँ, लेकिन समय हम लोगों ने कुछ ऐसा कर रखा है और हम लोगों के क्लिनिक्स भी 2 हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक जना एक जगह उपस्थित रहे और दूसरा जना दूसरी जगह। कॉन्टैक्ट हमेशा बना रहता है, लेकिन हाँ, अभी तक भगवान की दया से 8 साल में कोई ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न हुई नहीं कि जिसमें सीज फायर करना पड़े। अंकिता, ये जैसा कि जिक्र हो रहा था कार्यक्रम के शुरुआत में कि कोविड-19 का समय जो है ये चिकित्सा के पूरे विभाग और सब चिकित्सकों के लिए आम आदमी के साथ साथ एक चैलेंज है, लेकिन दंत चिकित्सकों के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जहाँ से वायरस आ सकता है, फैल सकता है, आपको उसी जगह हाथ डालकर काम करना पड़ता है। तो बताएं कि इन चैलेंजेस से आप कैसे निपट रही हैं और क्या क्या आपको लगता है कि अभी भी ख़तरे और हैं जो बाकी हैं? सही बोलूँ तो जो सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जब हमने अपना क्लिनिक वापस स्टार्ट किया था तो हमारे मन में भी बहुत डर था, क्योंकि सब कुछ बंद था, सब लोग इतने डरे हुए थे और हमें उसी जगह जाना था और जहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमण होता है उसी जगह हमें काम करना था। लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए, हर चीज़ अच्छे से सैनिटाइज़ करके, सब अच्छे से स्टेरलाइज करके हर चीज़ यूज़ की, तो सब काम होते जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। हाँ, चैलेंजेस हमें फेस करने हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोविड जो है वो आसानी से जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो हम लोग बिल्कुल ये कोशिश करते हैं कि हम भी सुरक्षित रहें और जो हमारे यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं, जो हम पे भरोसा करके आ रहे हैं, वो भी सुरक्षित रहें। तो इसलिए हमने सारे प्रिकॉशंस भी अपना रखे हैं, जितने भी सैनिटाइजेशन मेथड्स होते हैं वो सब हम अपने क्लिनिक पे अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए आगे मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत तो आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रजत जी ये भी है कि दंत चिकित्सकों के साथ कुछ अच्छा तो नहीं हुआ। इसलिए अच्छा नहीं हुआ कि बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण
उन्हें अपने क्लिनिक्स भी बंद करने पड़े। तो यूँ मान के चलें कि आर्थिक संकट भी बहुत सारे लोगों के सामने आया, और इसके साथ साथ बाद में जब थोड़ी बहुत स्थितियां सामान्य हुई या पेशेंट्स आए तो उनकी संख्या भी निश्चित तौर पर कम रही होगी, और आप लोगों ने प्रिकॉशन के लिए ज़्यादा पेशेंट्स लिए भी नहीं होंगे। इन सब के साथ साथ एक फैक्टर और है कि चूंकि अब कोविड-19 एक ऐसी महामारी और ऐसा शब्द बन चुका है कि मेडिकल में प्रायोरिटी पर अब सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है, कोविड-19। यानी किसी के दांत में दर्द है तो उसकी परवाह वो ज़्यादा करेगा नहीं, यानी दंत चिकित्सकों के पास वैसे भी भय के कारण लोग कम आए होंगे। बताएं कि ये सारे चैलेंजेस और ख़ास तौर पर इसमें जो आर्थिक संकट आए उनसे कैसे निपटे, और भविष्य में ऐसा ना हो या इससे निपट पाएँ, इसके लिए आपके मन में क्या है? देखिए, आर्थिक संकट की जहाँ तक बात है उसमें मैं मानूंगा कि हमसे भी निचले तबके के काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी तकलीफ़ हुई हैं, और हम लोगों ने तो अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करी कि जब लॉकडाउन पहला या दूसरा भी रहा तब हमने कोशिश करी कि ऐसे जो लोग हों जिनको कि हम मदद कर पाएँ तो हमने उन्हें मदद ज़रूर करी है। पेशेंट्स के नंबर की और ट्रीटमेंट की बात करें तो शुरुआत में पेशेंट्स में काफ़ी डर था, लेकिन हमने WHO की गाइडलाइन के हिसाब से जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब जब फॉलो करे और जब पेशेंट्स ने वो देखे, उन्हें अच्छा लगा, तो उसके बाद में पेशेंट्स का फेथ और कॉन्फिडेंस वापस डेंटिस्ट्री के प्रति आया है। तो अभी फ़िलहाल शुरुआत में तो ज़रूर डर था, पेशेंट्स में भय था, लेकिन अब फ़िलहाल पेशेंट्स क्योंकि 1.5 साल से देख रहे हैं कि हम सारी चीज़ें जो हैं उनके सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, पेशेंट जब क्लिनिक में आते हैं तो वो तो आधे घंटे के लिए रहते हैं, लेकिन हमें तो पेशेंट क्लिनिक में पूरे समय रहना है। तो हम ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं जिसमें हम भी सुरक्षित रहें और मरीज़ भी सुरक्षित रहें। तो अभी वो उतना भय का माहौल नहीं है, क्योंकि हम वो सारी ही चीज़ें कर रहे हैं जो कि कोविड-19 के लिए ज़रूरी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम कोविड-19 के लिए 0% कर सकते हैं, लेकिन हम उसके चांसेस कम से कम कर सकते हैं, जो कि हम अभी भी कर रहे हैं और हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। और एक कोविड-19 में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हर जने की अपनी जिम्मेदारी है। सिर्फ एक जना कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक हर जना ये नहीं समझेगा कि उसे मास्क पहनना है, उसे दूरी बनाए रखनी है, उसे हैंड हाइजीन बरतनी है, तब तक कोई एक आदमी इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सभी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। रजत, जाते जाते वे तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, ख़ास तौर पर दांतों को लेकर उनको समस्याएं कम हो या ना हो, या हो तो उनसे वे जल्दी निपट सकें, संक्षेप में क्या सलाह देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये सलाह दूंगा कि जो ब्रशिंग है वो हमें 2 बार अवश्य करनी चाहिए। हम लोग ये जानते तो हैं सभी, लेकिन करते नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि हमें दैनिक हमारे उसमें दिनचर्या में सवेरे और रात को सोने से पहले ये 2 टाइम ब्रशिंग कंपलसरी करनी चाहिए, और घर में सभी को करनी चाहिए। बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, जवानों को भी, सभी को ये चीज़ अगर हम अपनी हैबिट में डालेंगे तो ये हमें लंबे समय तक जो है फ़ायदा देगी। दूसरी बात, हमें साल में एक दिन निर्धारित करना चाहिए जिस दिन हम जाके डेंटल चेकअप अपना करवाएंगे, क्योंकि रेगुलर चेकअप जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमें अपनी हैबिट में डालना ज़रूरी है। हम साल में कोई भी एक दिन निर्धारित कर लें, 1 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई भी एक दिन हम निर्धारित कर लें कि इस दिन जाके हमें डेंटल चेकअप करवाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी सी बीमारी होती है जो हमारे पकड़ में नहीं आती, लेकिन डेंटिस्ट उसे पकड़ सकते हैं, और छोटी बीमारी का छोटा इलाज होता है। जब बीमारी बढ़ जाती है तो इसका इलाज बड़ा होता है। तीसरी चीज़ जो हम अपने खान पान में कर सकते हैं वो ये है कि हमें चिपचिपी चीज़ों का उपयोग कम करना चाहिए, जैसे कि बिस्किट्स, वेफर्स, चॉकलेट, नमकीन। और जब भी हम खाना खा रहे हैं उस बच्चे समय तो यही खाते हैं। बच्चे ये खाते हैं सब, हम उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं, हम किसी चीज़ को ज़ीरो नहीं कर सकते, और हम बच्चों से उनका बचपन भी नहीं छीन सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि बच्चों में ऐसी आदत डालें कि या तो वो चॉकलेट बिस्किट खाने के बाद में ब्रश करें, अगर ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सादा पानी से कुल्ला जरूर करें। ब्रश करने के बहाने पेस्ट और खा जाता है। वो भी एक समस्या रहती है, सही बात है। लेकिन हमें बच्चों की मॉनिटरिंग करती रहनी, क्योंकि बच्चों को हमें यूजुअली 5 साल तक देखना पड़ता है। 5 साल के बाद में बच्चा थोड़ा समझने लगता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि खाने पीने में भी थोड़ी ऐसी चीज़ें रखें। और ख़ास करके जो मैंने जैसे बोला, बिस्किट्स, नमकीन, वेफर्स, चॉकलेट्स, ये चीज़ें जो ज़्यादा दांतों पे चिपकी रहती हैं वो दांतों में सड़न पैदा करती हैं। और क्या चीज़ें हमें मदद करती हैं दांत साफ़ करने में? फ्रूट्स हैं, सलाद हैं, ये चीज़ें सेल्फ क्लिनजिंग का काम करती हैं, जो कि अपने आप ही हमारे दांत साफ़ करती हैं। तो ऐसी चीज़ें हम जब खाने में इंक्लूड करेंगे तो हमारे दांत जो हैं अपने आप साफ़ रहेंगे।
साथ में हम साल में एक बार चेकअप करवाएंगे और सुबह शाम ब्रश करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो कम रहेंगी और हम अपने दांतों की हाइजीन जो है वो अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। अंकिता, रजत ने जो कुछ बातें बताई, इनसे अलहदा कुछ बातें ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के मामले में दांतों को लेकर थोड़ी समस्याएं ज़्यादा भी होती हैं और कुछ प्रेगनेंसी के बाद या बहुत सारी महिलाएं शिकायत करती हैं कि उसके बाद उनके दांत कमज़ोर हो गए। महिलाओं के मामले में अतिरिक्त सलाह आप क्या देंगी? महिलाओं को कहा जाता है कि अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम होती है, लेकिन बावजूद इसके अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी फैमिली का तो रखते हैं। अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए और साथ ही साथ अपना भी रखिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप अपनी हेल्थ में जो इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को जो इम्पोर्टेंस देते हैं, उसमें दांत सबसे पीछे रह जाते हैं। दांतों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए। थोड़ी सी दिक्कत है, जाइए डेंटिस्ट के पास, उनको दिखाइए, चेकअप कराइए। लोगों में या महिलाओं में ये भ्रांति है कि छोटी सी दिक्कत होती है तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आपके दांत में कुछ फंस रहा है या आपको खाने में ज़रा भी तकलीफ़ हो रही है, हम क्या करते हैं, राइट साइड में अगर दिक्कत है तो लेफ़्ट साइड से खाना शुरू कर देते हैं। वो अवॉइड कीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो जाइए डेंटिस्ट के पास, अपना चेकअप कराइए, जो छोटी सी दिक्कत है उसको भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि छोटी दिक्कत जो होती है वो आगे चल के बड़ी हो जाती है, उसका इलाज भी बड़ा करना पड़ता है। फिर अगर दिक्कत छोटी है तो इलाज भी छोटा रहता है। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी महिलाओं में जो होता है, मसूड़ों में थोड़ी सी सूजन आती है, जो कि बहुत नॉर्मल है। उस टाइम पे थोड़ा ब्रशिंग के टाइम पे भी थोड़ी ब्लीडिंग होती है, तो महिलाएं क्या है, वो डर जाती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर, और ये एक भ्रांति भी बन चुकी है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें ब्रश नहीं करना चाहिए, दांतों को साफ़ नहीं करना चाहिए, दांत कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन ये उल्टा है। अगर हम दांतों को साफ़ नहीं करेंगे तो मसूड़ों में और सूजन आएगी, गंदगी जमा होगी और फिर दांत कमज़ोर होते जाएंगे। इसलिए काफ़ी लोगों में, काफ़ी महिलाओं में ये देखा जाता है कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उनको दांतों में शिकायत रहती है। वो इसलिए क्योंकि वो प्रेगनेंसी के टाइम पर डर जाते हैं और दांतों की सफाई नहीं करते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि आप अपने दांतों की सुरक्षा कीजिए। दिक्कत हो तो डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे घबराइए मत। अंकिता गुप्ता और रजत वार्ष्णेय, आपका हृदय से आभार।